ठीक है। तो कल हम लोगों ने देखा था सेल्स इन सीरीज। ठीक है। तो सेल्स मतलब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या बताया था, फर्स्ट वाले सेल का एक टर्मिनल दूसरे वाले सेल के अदर टर्मिनल के साथ कनेक्टेड अगर होता है तो उस वाले कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। ठीक है। ओके, सीरीज कनेक्शन। और सीरीज कनेक्शन में जो हमारा रिजल्ट आया था ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, En तक, अगर n सेल्स लगे हुए हों तो दिस इज इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ ऑल द n सेल्स। अनदर इज R इक्विवेलेंट, यानी सबके छोटे छोटे इंटरनल रेसिस्टेंसेस होंगे सेल के अंदर का। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट वही आपका रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जो उस दिन हम लोगों ने सेल सीएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस में पढ़ा था। तो उनका जो है फर्स्ट वाले का ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस R1, सेकंड वाले का R2, थर्ड वाले का R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, Rn तक। तो ये हमारा रिजल्ट बन के आया था। अगर 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 सेल्स सीरीज में हो तो इन इक्विवेलेंट ईएमएफ विल बी E1 प्लस E2 प्लस सो ऑन En, and equivalent internal resistance equals to R1 plus R2 plus R3 and so on. Okay, so this result we have got. So today we will discuss about cells in parallel. ठीक है, उसमें ये भी आपको थोड़ा सा बता दिया था कि अगर कोई सेल एक रिवर्स डायरेक्शन में लगा हुआ होगा तो ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए E4 फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला सपोज अपोजिट है तो -E5 हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में माइनस नहीं रहेगा, वो प्लस में ही रहेगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग सेल्स इन पैरेलल देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको बताया था कि जितने भी आपके सेल्स हैं उन सबका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, बैटरी का सारे सेल्स का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर कंसीडर, एक पॉइंट पर आके मिलेगा, और जितने भी नेगेटिव टर्मिनल हैं वो भी एक पॉइंट पर आके मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर कहीं कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कि पैरेलल में जो है आपको मालूम है करंट डिवाइड होता है। जैसे सपोज हम मान लेते हैं यहाँ सी पॉइंट से जो है करंट को हमने निकाला, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब हम लोग लेके जाएंगे तो इस वाले सेल से अगर I1 करंट निकल रहा है, इस वाले सेल से अगर I2 करंट निकल रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों सेल में करंट जो है सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है। तो सर्किट कंप्लीट होने का मतलब होता है सेल से या बैटरी से जितना करंट की आप बाहर निकाल रहे हैं उतना ही करंट उसके अंदर जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा किसी भी सर्किट कंप्लीशन का पहचान है। अगर कभी ऐसा नहीं हो रहा है तो हम समझेंगे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो हमेशा सेल से जितना करंट निकलता है उतना करंट बाहर आता है। ठीक है, मतलब अंदर जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेल्स इन पैरेलल में आपको क्या है कि ये दो सेल्स, अभी हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं दो सेल्स का, एक सेल E1 दूसरा सेल का ईएमएफ E2 है। फर्स्ट वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, सेकंड वाले सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो इसका हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया। इस दोनों को मिला के एक ऐसा हमारा सेल आएगा जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस EEQ है और इन इक्विवेलेंट ईएमएफ EEQ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस REQ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब सीखते हैं कि कैसे कैसे जो है इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये समझने में थोड़ा कैलकुलेशन इसका टफ पड़ेगा, बट आप बता दीजिएगा जहां पर आपको समझ नहीं आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझ में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो टोटल करंट यहाँ से हमारा निकला है दैट टोटल करंट इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं I1 प्लस I2। ओके, I1 प्लस I2। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि अब ए मतलब ए से सी के बीच में, ठीक है, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस हाँ ए से सी के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर से है, एक रास्ता इधर से है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस B1 और B2 के बीच का पोटेंशियल फाइंड करते हैं इस वाले रास्ते से, यानी कैसे, E1 सेल के थ्रू।
फर्स्ट सेल के थ्रू। ठीक, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इस दोनों के बीच में एक ही हमारा सेल है और उसका ईएमएफ है आपका E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज VV1 माइनस VV2 दैट इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस IR1 हो जाएगा। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? सब शांत? नो सर। तो बोलो ना, कोई सब शांत क्यों बैठे हैं एकदम? ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग इस वाले रास्ते को चूज करते हैं तो B1 और B2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। E2 माइनस I2 इंटू R2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर यहाँ पे वो ट्रिपल इक्वल क्यों लगा हुआ है V के बाद? वो इक्वल, इसका मतलब ये करस्पॉन्ड्स टू होता है। ट्रिपल इक्वल का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कुछ और नहीं है। इसके इक्विवेलेंट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इक्विवेलेंट का जो सिंबल होता है ना, इस तरह से रहता है। ठीक है, कि दिस V पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू VB1 माइनस VB2। ये है, समझ गए? यस कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से अब I इक्वल टू I1 प्लस I2 था, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए V इक्वल टू आपका क्वेश्चन में दिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन है I1 माइनस E1 माइनस I1 R1। ठीक है, तो ये चीज आपका देखिए हमको I1 चाहिए, तो I1 के लिए ये हो जाएगा I1 इंटू R1 इक्वल टू E1 माइनस V हो जाएगा। ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो I1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, E1 माइनस V अपॉन R1। ओके, E1 माइनस V अपॉन R1। समझ आ गया सबको? यस सर। सिमिलरली I2 की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, E2 माइनस V अपॉन R2। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? देखिए अभी समझते चले स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर वो अभी नहीं समझ में आ रहा है, आगे फिर और मुश्किल होते जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे वाला स्टेप, इसको आज ही आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा पूरा। ठीक है, आफ्टर जब भी आपका सारा क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप लेके इसको बैठिएगा। तो इसके बाद आप इसको जब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, E1 माइनस V, E1 अपॉन R1, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, इस ब्रैकेट को हम ओपन कर दिए। ठीक है, ब्रैकेट नहीं मतलब इसको अलग अलग टर्म को खोल दिए हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा E1 अपॉन R1, ओके, माइनस V अपॉन R1, ओके, प्लस E2 अपॉन R2, ओके, माइनस V अपॉन R2। ठीक है, इस तरह से सारे टर्म को अलग अलग कर दिए। तो अब E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इसको एक साथ लिख दिया हमने। ओके, अब इसमें से ये माइनस V अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R2 में से माइनस V हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इस स्टेप तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। नहीं है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम शुरू होगी यहाँ से। अब देखिए, उस स्टेप से डायरेक्टली V की वैल्यू निकालना है हमने एनसीईआरटी में। तो V की वैल्यू कैसे निकली है बताइए। तो इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ से ऐसा, V की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो ये वाला जो है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, R1, हाँ कहाँ गया, नहीं अभी तो चाहिए। इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करते हैं, माइनस V वाला टर्म है तो उसको हम लोग इधर ले आते हैं पूरा, V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ध्यान से देखिएगा, ये टर्म यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन। तो ये माइनस वाला टर्म पूरा इधर आ गया प्लस में, ठीक, और इधर आ गया। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ओके,
और माइनस जो है आई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई था तो ये आई अब उधर जाके माइनस बन जाएगा अकेला। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को तो बोलिए। ये स्टेप नो समझ आया सर। या नहीं? हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ v, अब यहाँ पर एलसीएम R1 R2 हो गया, यहाँ पर R1 R2 आ गया, यहाँ पर क्या बचेगा R2 प्लस R1। कोई दिक्कत यहाँ पर समझने में? बोलिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी एलसीएम अगेन R1 R2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा E1 R1 कट जाएगा तो बचेगा क्या R2 प्लस R2 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा E2 इंटू R1, ओके, और माइनस आई अकेला बच जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब देखिए ये इधर v को आप अकेला छोड़ दीजिए इधर, ठीक है, और ये पूरा टर्म उधर जाके डिवाइड में आएगा, ठीक है, तो उधर जाके डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा उसको, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, ओके। अब ये यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है, अब इसको इधर लाके डिवाइड भी तो करना है, तो जब आप इसको डिवाइड में लाएंगे तो R1 R2 आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है, और R2 प्लस R1 जो है या R1 प्लस R2 नीचे हो जाएगा। इस बात को एग्री करते हैं? ये आके इधर डिवाइड होता तो R1 R2 ऊपर चले जाएगा, R1 Yes, प्लस sir. R2 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। माइनस आई अपॉन ये पूरा का जो पूरा टर्म है ये पूरा उठ के यहाँ आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया R1 प्लस R2, ओके, और अपॉन R1 R2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ से देखिए R1 R2 आपका कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। समझ आया? यहाँ माइनस आई, अब ये जो R1 R2 है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सबको समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो है आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं नोट्स में आज आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कैसे हुआ ये स्टेप डायरेक्टली 2-3 स्टेप को ये स्किप करके डायरेक्टली लिख दिया है, ओके। कोई इशू यहाँ तक में किसी को? सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, दोबारा तो नहीं बताना इसको, क्योंकि मैं No, इसको, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है। अब ये आपका V की वैल्यू हो गई, ठीक है, टोटल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आपका पैरेलल में, ठीक है, V आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक। अब इसी V को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इस V को कैसे लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू, हम लोग पढ़े थे रिलेशनशिप बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस में, तो हमने पढ़ा था V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू R होता है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इक्वल्स टू, अगर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स है यहाँ पर पैरेलल में, तो V E की जगह पे E इक्विवेलेंट हो गया माइनस आई इंटू R इक्विवेलेंट हो गया, ओके। तो इस इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा। अब इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे, ठीक है, तो आपको E इक्विवेलेंट ये वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है, और R इक्विवेलेंट I का कोफिशिएंट हो जाएगा, है ना, I का कोफिशिएंट यहाँ R इक्विवेलेंट, तो I का कोफिशिएंट R इक्विवेलेंट। समझ आया? यस सबको सर। समझ आ यस रहा है? सर। तो आपका देखिए E इक्विवेलेंट पैरेलल का कैसे आया? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ये देखिए E इक्विवेलेंट आ गया, ओके, और R इक्विवेलेंट क्या आया? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो अब आपको ऐसा थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये तो मजाक है, सीरीज में तो हमने पढ़ा था E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस एंड सो ऑन EN तक, ठीक है,
तो अब आपको ऐसा लगना चाहिए पैरेलल में तो हो जाएगा 1/E1 प्लस 1/E2 प्लस 1/E3, ऐसा होना चाहिए इक्विवेलेंट ईएमएफ। ऐसा लग रहा है कि नहीं सोचने में? यस सर। हाँ, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, इसको अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है, सीरीज में तो सबका सम हो जाता है, बट पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में आपका इस तरह से होता है E1 R2 अपॉन प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और R इक्विवेलेंट जो है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल लेके देखें तो R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से 1/R इक्विवेलेंट कट पीट के कैसे आएगा, R1 अपॉन R1 R2 करेंगे पहले, तो R1 R1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/R2 प्लस R2 R2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/R1, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब देखिए सीरीज में जब आपका कनेक्शन था, सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, Rn तक। तो पैरेलल में जो है, जैसा एक्चुअली पहले पढ़े थे वही चीज यहाँ भी होगा। अगर सेल्स पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन 1/Rn तक, ओके, समझ आ गया सबको? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका एज इट इज वर्क करेगा, बट इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है वो अलग रूप धारण कर लेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 कर लेगा। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए। यस सर। ठीक है। तो ये था आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब सेल्फ जो है पैरेलल में हो। अब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है, लगभग हर साल पूछते हैं वो लोग, जितने भी हैं, जेई मेंस, नीट, सब कोई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग असाइनमेंट में आपको वो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले भी मैं आपको दूंगा, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। अब बात आती है, इस दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, यानी E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, तो ये पहले तो आपको ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना, ऐसा होता है। उसके बाद अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, तो क्या होगा? तो देखिए आपका ये वाला टर्म R1 प्लस R2 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे, हाँ, समझ आ रहा है? यस सर। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा आपका E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, ओके। अब जब इसको, इस टर्म को हम लोग लेते हैं तो R2 और R2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा E1 अपॉन R1, ओके, E1 अपॉन R1। और जब इसको हम लोग इस वाले टर्म को लेंगे तो R1 R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा E2 अपॉन R2, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपका फॉर्मूला बनता है कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट अगर करते हैं तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अगर n रेसिस्टर्स है तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सो ऑन En अपॉन Rn, क्लियर। और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn, ठीक है। अभी इसमें और भी जो है कुछ कुछ बातें हैं, बट एनसीईआरटी में इतना ही था, तो एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने आपको इतना करा दिया। बाकी कल और भी हम इससे रिलेटेड बातें सीखेंगे, ठीक है, कि जब हम लोग एक टर्म, एक रेसिस्टर, एक सेल को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, है ना। कुछ नहीं, वही जहां पर कि एक सेल रिवर्स हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, जहां पर मान लीजिए E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन था,
तो एक में जो भी रिवर्स होगा तो उसमें माइनस ई कर देंगे, है ना, माइनस जैसे E4 है तो माइनस E4 अपॉन RN हो जाएगा, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे, जैसे प्लस में E5 आएगा बाद में, ठीक है, उसके पहले वाले सारे प्लस में रहेंगे E3 अपॉन R3, समझ गए ना। तो जो वाला सेल रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उसका ईएमएफ सिर्फ माइनस में आ जाएगा, बाकी आर वाले में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, बट इक्विवेलेंट ईएमएफ आपका माइनस टाइम्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है तो बताइए। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, कल इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह